हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में रिलेशन डिस्कस कर चुके थे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये डिस्कस कर चुके थे। आज का टॉपिक अपना है फंक्शन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे ये 12th क्लास में भी जो है इसका कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सही से समझेंगे तभी हम 12th वाला समझ सकते हैं, अदरवाइज़ 12th वाला तो समझ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो वही क्राइटेरिया अपना कि जैसे रिलेशन था कि रिलेशन होगा क्या, तो सेम वैसे ही फंक्शन क्या होगा, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। मतलब कोई जो फंक्शन है दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, अगर वो होल्ड करेंगे तो फिर ये क्या होगा, फंक्शन होगा। तो डेफिनेशन तो लिखते हैं पहले कि क्या होगी डेफिनेशन फंक्शन की। तो मेरे पास सपोज ए और बी, ये लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। अगर रिलेशन जब होगा तब तो मैंने बोला था कि उस केस में ये सबसेट होगा, दैट इज एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी will be function if each element of A is uniquely related to B। मतलब क्या है, मेरे पास एक रिलेशन है F जो कि सेट A से सेट B पर डिफाइन। अगर इसे फंक्शन होना है तो क्या लिखा हमने, कंडीशन क्या है ये नोटिसेबल है, ईच एलिमेंट ऑफ A इज यूनिकली रिलेटेड टू B। मतलब A का हर एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से अगर रिलेट हो जाता है तो फिर इसको हम फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फिर फंक्शन नहीं बोल सकते। मतलब हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, बट जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है वो रिलेशन तो होगा। रिलेशन को फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिकली रिलेटेड टू बी। तो ज़रा समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज मेरे पास, अच्छा उससे पहले ये लिख लेते हैं कि इफ़ एफ इज़ फंक्शन from A to B, then it is written as, कुछ ऐसे लिखेंगे, F function from A to B। तो अगर A B से फंक्शन है तो फिर उसे ऐसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सेट A है हमारा और सेट B है, सेट A को तो सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। ये पहली बात। जो सेट B है हमारा, सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब जो एलिमेंट, हाल ऐसे समझेंगे भी ढंग से हम लोग, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी which are related to the elements of A
इज कॉल्ड रेंज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज बोलेंगे। तो फिर से समझते हैं कि किसी रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलेंगे अगर वो कंडीशन क्या होल्ड कर जाए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिकली टू द एलिमेंट ऑफ बी। अगर एफ फंक्शन हुआ ए से बी पर तो उसको कैसे लिखेंगे? एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू। अच्छा, अगर एफ फंक्शन है ए से बी पे तो फिर सेट ए पूरा पूरा मेरे लिए डोमेन का काम करेगा, सेट बी पूरा पूरा कोडोमेन का काम करेगा, और बी के वो एलिमेंट्स जो कि ए के से रिलेटेड हैं उनसे जो सेट बनेगा वो रेंज बनेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं हम लोग कैसे फंक्शन डिसाइड करें, उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो मेरे पास सपोज ये सेट ए है और ये वाला क्या है, सेट बी। इसमें सपोज एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें ए बी सी डी ई। अब 1 एफ रिलेशन है ए से बी पर, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और कुछ ऐसे डिफाइन है। 1 रिलेटेड है ए से, 2 भी रिलेटेड है ए से, 3 रिलेटेड है बी से और 4 रिलेटेड है सी से। तो अगर मैं f को एज ए ऑर्डर्ड पेयर लिखता तो कैसे आता? 1 कमा ए, 2 कमा ए, 3 कमा बी और 4 कमा सी। ये हो जाता हमारे पास 1 कमा ए, 2 कमा ए, 3 कमा बी और 4 कमा सी। एफ रिलेशन ए से बी पर। तो अब डिसाइड ये करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हमने क्या कंडीशन रखी थी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो पहले तो क्या देखना है कि ए में कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है जिसका रिलेशन ही ना हो। तो 1 2 3 4 यही एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इनमें से तो कहीं कुछ नहीं छूटा, सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। दूसरा क्या, तो कंडीशन चेक करनी है अपने को कि जो रिलेशन है वो यूनिक एलिमेंट से नहीं है कि नहीं है। तो 1 को उठाते हैं, 1 का रिलेशन ए से है, कहीं और नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब 1 तो यूनिकली रिलेटेड है। 2 भी केवल ए से रिलेटेड है, बी से और कहीं रिलेटेड नहीं है। 3 बी से रिलेटेड है, कहीं और नहीं है। 4 भी केवल सी से रिलेटेड है, कहीं और रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हैं कि ए का हर एलिमेंट रिलेटेड है और ए के हर एलिमेंट का रिलेशन यूनिक एलिमेंट्स है। तो ये तो उस डेफिनेशंस को फुलफिल करता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है, फंक्शन है। तो इस रिलेशन को तो हम फंक्शन बोल सकते हैं। ये रिलेशन f क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब अगर एक f फंक्शन हो गया है a से b पर, तो अगर मुझसे इसका डोमेन पूछे तो डोमेन ऑफ f अगर लिखना है अच्छा शॉर्ट में d ऑफ f लिखते हैं, तो वो तो सेट a ही होगा। इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 और 4 आ जाएगा इसमें। फिर अगर मुझसे कोडोमेन पूछता है कोई, कोडोमेन ऑफ f, को डोमेन ऑफ f, तो इसको इन शॉर्ट सी एफ लिखते हैं। अच्छा, कोडोमेन तो हमने कहा सेट बी होगा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे फिर, ए बी सी डी और ई। अब अगर रेंज पूछता है कोई, रेंज हमसे, तो रेंज क्या डेफिनेशन लिखी थी हमने। अच्छा, रेंज को इन शॉर्ट आर एफ लिखेंगे। अच्छा, रेंज की डेफिनेशन क्या थी कि बी के वो एलिमेंट जो कि ए से रिलेटेड हैं। तो ऐसे तो ए बी और सी ही दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी। या ऐसे कह सकते हैं कि जो ए में एलिमेंट हैं इनको तो प्री इमेजेस बोलते हैं, एलिमेंट्स जो ए में हैं वो क्या कहलाएंगे, प्री इमेज। और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको इमेज
इमेजेस पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर अगर हम कहें तो 1 की इमेज क्या है, ए है, या कहें कि ए इज इमेज ऑफ 1 अंडर एफ, ऐसे लिखेंगे ए इज इमेज ऑफ 1 अंडर एफ, मतलब 1 की इमेज क्या है, एफ है। इसी तरह अगर b की बात करें तो b इज इमेज ऑफ 3 अंडर f, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, f फंक्शन है a से b पर, तो हमने कहा था कैसे लिखेंगे, f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो a के जो एलिमेंट हैं उनको प्री इमेजेस, और जो b के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड इमेजेस। फंक्शन डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये बात हमने समझा कि a का हर एलिमेंट b के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना ही चाहिए, और जो रिलेशन है दैट शुड बी विद यूनिक एलिमेंट्स। तो सेट a अपने लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और सेट b कोडोमेन हो जाएगा, और b के ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि a के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, वो सेट जो है वो रेंज हो जाएगा। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा अगर नोटिस करें तो जो रेंज है, रेंज वो तो कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज जो है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा, इक्वल हो सकता, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो सकते हैं, तब भी सबसेट रहेगा। तो रेंज जो है वो हमेशा ही कोडोमेन का सबसेट होता है। एक दो और लिखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिलेशंस फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो दूसरा एग्जांपल, सपोज मेरे पास सेट ए फिर से वैसा ही है, ए हो गया, और ये सेट बी हो गया। अब की बार F1 कोई रिलेशन है, यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 ही हैं, यहाँ पर A B C D और E। अच्छा, F1 कुछ ऐसे डिफाइन है कि 1 का रिलेशन तो A से है, और 2 का B से है, 3 का C से है। A1 related to A, 2 related to B, 3 related to C, and 4 is not related to any of the elements of B। अब चेक करना है कि ये वाला रिलेशन का जो है वो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या शर्त थी अपनी, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिकली रिलेटेड टू बी। तो यहाँ तो 4 छूट ही गया, तो इसका मतलब ये वाला तो फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने तो शर्त ही रखी है ए की फंक्शन होने के लिए ए का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो वो वाली ही कंडीशन यहाँ पर फेलियर हो गई। इसका मतलब दिस कैन नॉट बी फंक्शन। तो ये वाला तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये तो फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, इसी में लिख लेते हैं ये रिलेशन, इसको F2 नाम दे देते हैं, और 4 भी सपोज रिलेटेड है D से, और 4 रिलेटेड है E से भी। तो अब कैसा हो जाता है, ये 4 D से रिलेटेड और 4 E से रिलेटेड। अब की बार पहली वाली कंडीशन फुलफिल है यहाँ पे कि A का हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, मतलब 1 A से रिलेटेड है, 2 B से रिलेटेड है, 3 C से रिलेटेड है, 4 D से और 4 E से। तो हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है। अब क्या फेल हो गया, यहाँ पे क्या फेलियर चेक करना है कि यूनिकली रिलेटेड है कि नहीं है। तो अगर देखें 1 का रिलेशन तो A से ही है केवल, तो ये तो यूनिकली रिलेटेड है। 2 B से रिलेटेड है, वो भी ठीक है। 3 C से केवल रिलेटेड, लेकिन 4 की बात करें तो 4 का रिलेशन D से भी है और 4 का रिलेशन E से। तो एक ही प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो वो रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब दिस इज आल्सो नॉट अ
फंक्शन। तो F2 भी जो है ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो अब इतनी बात तो कम से कम अपने को समझ में आना चाहिए कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। सिर्फ इतना ही करना है कि ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन रखता है या नहीं रखता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो फंक्शन नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन होगा तो फिर उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात कर लेंगे हम। तो ये तो रही बात कि कैसे डिसाइड किया जाए कब कोई रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। एक नोट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हर फंक्शन रिलेशन है बट उसका कन्वर्स सही नहीं है, मतलब उल्टा सही नहीं है। किसी भी फंक्शन को तो हम इसे रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। अच्छा, अब ये तो रही बात। ऐसे तो फंक्शन को लिखने का तरीका और भी हो सकता है। किसी हमने फॉर्मूले से डिफाइन कर दिया फंक्शन को कि सपोज ऐसे लिख दिया f(x) = x² + 2। अब यहाँ पे ना तो मैंने डोमेन बताया, ना रेंज बताया, ना कोडोमेन बताया। तो इनके लिए भी हम लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन की बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम अगर इसी में सपोज मैंने x की जगह -1 रख दिया तो f-1 आ जाएगा। f-1 का स्क्वायर + 2 दिस इज 3। तो ये जो 3 आया है, इस 3 को क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = -1। इसी तरह अगर मैं इसमें x की जगह 2 रख देता हूँ तो 2² + 2 कितना आ जाएगा? 6। ये भी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2। ये हो गया। तो अगर फंक्शन ऐसे किसी फॉर्मूले से दे दिया हमें, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यूज़ की लिखेंगे वो उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू कहलाएगी। अच्छा, जैसे ये लिख दूँ मैं f(x) = x² - 9 / x - 3 और फिर कहूँ फाइंड f2 एंड f3 ये दो निकालने। तो f2 जरा चेक करते हैं। तो f2 कितना आ जाएगा? 2² - 9 / 2 - 3। तो 2² दैट इज़ 4 - 9 / -1 दिस इज -5 / -1 दैट इज़ 5। तो 5 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2। अच्छा, f3 की बात करें तो f3 कितना हो जाएगा? 3² - 9 / 3 - 3। तो ये कितना हो गया? 0/0। अच्छा, 0/0 इन्फिनिटी नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि 0 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 0 दैट इज नॉट इन्फिनिटी। इसको क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड बोलें, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, या तो अनडिफाइंड बोलें या नॉट डिफाइंड। मतलब 3 पे तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या आएगा वैल्यू, कुछ भी नहीं बता सकते। तो उसे क्या बोलेंगे कि डिफाइन ही नहीं है, मतलब अनडिफाइंड है। तो इन्फिनिटी अनदर थिंग है और अनडिफाइंड अनदर थिंग है। एक और लिखते हैं। सपोज मेरे पास f(x) जो है, f(x) कुछ ऐसे लिखा हुआ है x² बल्कि x³ when x is less or equal to 1. This is 2x - 5 when x lies between 1 to 5, and this is 6x + 3 when x is greater than 5. अच्छा, मैंने कहा कि क्या क्या निकालिए? फाइंड f0, f-1
F3 F7 ये सब निकालिए यहाँ से। मतलब क्या करना है, 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी और 7 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये बात अपने को डिसाइड करना है। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो स्ट्रेट नहीं है, अब की बार ये पीस वाइज डिफाइन है। क्या ऐसे डिफाइन है, मतलब ऐसे समझें तो 1 मेरे पास सपोज कहीं यहाँ है और 5 कहीं यहाँ पे है, तो 1 से कम या 1 तक के लिए, बल्कि यहाँ पे ग्रेटर दैन 1 कर लेते हैं, 1 लें या 1 से ज़्यादा लें, तब तो ये x³ काम करेगा फंक्शन का। जैसे ही 1 से ज़्यादा लेंगे, यहाँ 1 या 1 से कम लेंगे तब तो x³ काम करेगा। 1 to 5 इंक्लूडेड है तो 2x - 5 काम करेगा, और जब 5 से भी बड़ा होगा तो 6x + 3 काम करेगा। अब मुझे F0, F-1, F3 और F7 देखना है। तो F0 देखने के लिए ये देखना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू लिखी है वो 1 से ज़्यादा है या 1 से 5 के बीच है या ग्रेटर देन 5 है। तो 0 तो 1 से पहले ही आएगा, तो इसका मतलब इस F0 लिखने के लिए इस वाली डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो F0 क्या आ जाएगा, 0 1 से कम है तो इस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 0³ तो कितना आ गया, 0 आ गया। F0 की वैल्यू तो 0। पर F-1 तो -1 इज आल्सो लेस देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि F-1 लिखने के लिए भी मुझे इसी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो -1 का क्यूब दैट इज -1। अब 1 क्या चाहिए मुझे, F3, तो 3 देखना है कि कहाँ पे आएगा, तो 3 तो इस वाले में आ जाएगा, 1 से 5 के बीच आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन यूज करना चाहिए। तो F3 के लिए क्या आ जाएगा, 2x - 5, मतलब 2 × 3 - 5 दैट इज 6 - 5 कितना आ गया, 1 आ गया। ये कितना हो गया, 1। फिर F7 लिखना है, तो 7 कहाँ पे आता है, ये तो इससे बड़ा है 5 से, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये डेफिनेशन यूज करें तो 6 × 7 + 3 दैट इज 42 + 3 कितना आ गया, ये 45। तो इस तरह से अगर डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है हमें, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे। पहले तो ये चेक कर लेंगे कि जो हमें जिस पे वैल्यू चाहिए वो किस वाले डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वही डेफिनेशन उसके लिए हम यूज करेंगे। अब आगे आते थोड़ा सा, अच्छा एक और करते हैं हम लोग। अच्छा, दिस इज NCERT बेस्ड इलस्ट्रेशन। क्या है, मुझे सिर्फ ये रिलेशन कुछ ऐसे दिया हुआ, द रिलेशन F इज defined by Fx = x² when x is lying between 0 to 3, and this is 3x when x lies between 3 to 10, and the relation G is defined by Gx = x² when x is lying between 0 to 2, and this is 3x when x lies between 2 to 10। अच्छा, चेक क्या करना है मुझे, शो करना है, शो दैट f इज फंक्शन बट g इज नॉट। मतलब क्या दिखाना है अपने को कि ये जो रिलेशंस आपकी बार ऐसे मतलब फॉर्मूले से डिफाइन कर दिया कि f जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं अगर वैल्यू 0 से 3 तक ले तो, और 3x लिख सकते हैं अगर 3 से 10 में लें तो। अच्छा
जी जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से 2 लिख सकते हैं। कब, जब 0 से 2 लेंगे तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 से 10 में कैसा लिख सकते हैं, 3x। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि f वाला तो फंक्शन है बट g वाला नहीं। अच्छा, तो फंक्शन की डेफिनेशन तो वही थी अपने पास। क्या डेफिनेशन थी कि अगर हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होगा तो फिर हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ से 0 से 3 में जाए तो 0 से 3 में बाकी के सारे 3 को छोड़ दें, क्योंकि 3 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और 2 अलग अलग डेफिनेशन आ गई। तो 0 से अगर 3 को छोड़ दें तो बाकी जितने नंबर हैं उनके लिए एक्स स्क्वायर ही काम करेगा और सब पे एक वैल्यू आ जाएगी। जबकि 3 पे वैल्यू हम यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ पे कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे भी जाएं तो 0 से 2 को अगर छोड़ दें, 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं 2 को छोड़ दूँ तब तो क्या है, सारे यूनिक वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 2 पे निकालने के लिए ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, अब ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट वैल्यू आ जाए, मतलब 2 जो है प्री इमेज उसके लिए 2 इमेज तो नहीं आ जाएगी। तो पहले तो हम f के लिए चेक करते हैं, 3 ही कॉमन पॉइंट है तो 3 पे चेक कर लिया मैंने। तो f3 अगर चेक किया तो पहले वाली डेफिनेशन को यूज किया तो 3 स्क्वायर आया, ये 9 आ गया। फिर दूसरी वाली डेफिनेशन 3 निकाला, इस वाली डेफिनेशन को यूज करते तो 3 × 3 ये भी 9 आया। इत्तेफाक से यहाँ पे तो 3 की एक ही इमेज है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो G2 अगर इस वाली डेफिनेशन को यूज करके निकाला तो 2 स्क्वायर मतलब 4 आ गया। फिर G2 इस वाली डेफिनेशन को तो 3 × 2 मतलब 6 आ गया। अब 4 और 6 तो डिफरेंट है, मतलब 2 जो है प्री इमेज उसकी 2 इमेजेस हैं, एक तो 4 और एक तो 6 G के अंडर। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका मतलब G वाला हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जबकि F वाला इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो F वाला तो फंक्शन हो जाएगा पर G वाला फंक्शन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब F हमारे लिए यहाँ पे फंक्शन है और G वाला फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम फंक्शन जो है डिसाइड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस हैं तो इस तब भी वही डेफिनेशन हमारी काम करेगी जो बेसिक डेफिनेशन है। एक और करते हैं हम, मेरे पास ये है, ये भी NCERT बेस्ड है, fx जो है एक्स स्क्वायर है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, फाइंड f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, तो ये निकालना है मुझे। अच्छा, क्या चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो f1.1 का मतलब क्या हुआ, इसी में x की जगह 1.1 रखा जाए तो 1.1 का स्क्वायर होगा। f1 का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हो गया। अब चाहिए क्या मुझे, नाउ f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अच्छा, तो f1.1 की वैल्यू ये लिख रखी है, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। अच्छा, अगर इसको a कहूँ इसको b कहूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, मतलब 1.1 माइनस 1 और 1.1 प्लस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अच्छा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो 1.1 प्लस 1 कितना हो गया, 2.1। तो ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुझे डिसाइड करना है कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेट f be the सबसेट ऑफ z क्रॉस z, मतलब z से z मतलब इंटीजर सेट से इंटीजर सेट पे ए रिलेशन डिफाइंड है, डिफाइंड बाय f
कुछ ऐसे डिफाइन है, दिस कंटेन्स ऑर्डर पेयर ऑफ द टाइप ए बी कामा ए प्लस बी। ए बी इंटीजर्स हैं, ए बी आर इंटीजर्स। तो पूछा क्या है कि इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम z to z, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, अपने को ये डिसाइड करना है कि ये वाला जो रिलेशन दिया है ये फंक्शन वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं। तो पहले तो मतलब समझते हैं क्या मतलब है इसका। इसका ये मतलब ए बी को किस में मैप करेगा, ए प्लस बी, मतलब एफ ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी एफ ए बी इक्वल है ए प्लस बी के। चेक ये करना है कि ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। अच्छा, हम क्या कोशिश करेंगे, कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसपे ये डेफिनेशन या तो फेल हो जाए, तो मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि सब सारे इंटीजर्स के लिए ऐसा ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कहीं ऐसा अगर मैं कर पाने में सफल हुआ कि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हैं, तो बात जो है अपने को डिसाइड हो जाएगी कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो ए बी को किस में मैप करेगा, ए प्लस बी। अब मैंने सपोज F6 लिखा, तो F6 को लिखने का एक तरीका तो मेरे पास ये है, 6 को लिखने का तरीका है 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। अब 1 इंटू 6 को ये मैप किस में करेगा, 1 प्लस 6 में, तो 1 प्लस 6 कितना आ गया, 7, मतलब 6 की इमेज आ गई 7। अच्छा, F6 को ही मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अच्छा, 2 इंटू 3 तो ये किस में मैप करेगा, 2 प्लस 3, तो कितना आ गया, 5। अरे वाह, तो ये तो क्या हो गया, 6 की दो इमेज आ गई, एक तो 7 आ गया और दूसरा क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। इट मीन्स ये वाला तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब f जो है फंक्शन नहीं है। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 6 हैव, अच्छा और भी कोई ले सकते हैं नंबर, सब 6 हो जो जरूरी नहीं है। 6 हैव 2 इमेजेस 5 and 7 so f is not a function, f is not a function, f मेरे लिए फंक्शन तो नहीं है। ये बात तो कम से कम डिसाइड हो गई कि f फंक्शन नहीं। अब दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर हम जो भी पढ़ते हैं यहाँ पे बेसिकली रियल फंक्शंस पढ़ते हैं सब कुछ। तो क्या डेफिनेशन है, एक तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, इफ रेंज इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आर और itself r, then it is called रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब क्या है कि अगर जो रेंज है वो या तो सबसेट हो जाए, सबसेट सेट ऑफ रियल नंबर का, या तो खुद ही आर हो जाता है, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन क्या है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन क्या हो गया, इफ ऐसे लिखें, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एफ ए से बी से पर फंक्शन है। अब इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, ए, को डोमेन क्या हो जाएगा, बी। तो अगर ऐसा हुआ, इफ ए इज सबसेट ऑफ आर एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ आर, आज आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। मतलब रियल वैल्यूड होने के लिए तो जो
रेंज है वो क्या होना चाहिए, आइदर आर हो जाए, मतलब रियल नंबर सेट ही आ जाए, या सबसेट ऑफ रियल नंबर आ जाए तो रियल फंक्शन बोलेंगे, सॉरी रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन के लिए डोमेन भी रियल होना चाहिए और रेंज भी क्या होना चाहिए, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, या खुद क्या होना चाहिए, से रियल नंबर ही होना चाहिए। तो ये फ़िलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो है, थैंक यू।